कैलाश मानसरोवर यात्रा आजकल के लोग एयर फ्लाइट से कर रहे हैं। क्या ये तरीका ठीक है? अगर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा या दर्शन करना हो तो कैसे करना चाहिए और सबसे उत्तम समय कौन सा है? हमारा मार्गदर्शन करें। अंजना श्री जायसवाल, सोनभद्र। पिछले 3-4 वर्षों से, जब से ये कोविड कोरोना हुआ था, तब से कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार ने बंद कर रखी थी। विदेश मंत्रालय इसको करता है और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ मिलकर के ये इसको संचालित करते हैं और वो यात्रा सबसे अच्छी और श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन इन दिनों हमारे कुछ ऐसे, ये मतलब मैं कोई ऑफिशियल बयान नहीं दे रहा हूँ, आधिकारिक बयान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका मुझे अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन हमारी जो अपनी कुछ अनुभूतियाँ हैं उस आधार पर ये है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसलिए भी रुकी हुई है कि चीन के साथ कुछ इस तरह का एक आदान प्रदान हुआ है कुछ चीज़ों का, कि जिसमें लगभग ऐसा मानकर चलें कि कभी भी आपको ये सूचना मिलने को, मतलब सुनने को मिल सकती है कि कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा हो गया है और वो तिब्बत का हिस्सा, और तिब्बत उसका विलय करके भारत को उस तरह से करके कर सकता है। क्योंकि तकलाकोट तक और जो आगे का हिस्सा था पूरा लिपुलेख, ये एक्चुअली जब हमने यात्रा की 2015 में तो ट्रेडिशनल मार्ग से की थी, जिससे भगवान बुद्ध गए, जिससे गुरुदेव नानक देव जी गए, जिससे बाकी लोगों ने यात्राएं की, सारे गुरुओं ने, जिससे आदि शंकर गए, उसी यात्रा से गए थे। उसी यात्रा को करने में एक्चुअली कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई भी यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा, कहीं की भी जो यात्राएं हैं, ये यात्राएं सिर्फ यात्राएं नहीं होती। इन यात्राओं के मध्य में आने वाले सभी तरह के पड़ाव, इनसे संबंधित उतार चढ़ावों में होने वाले अनुभव, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, उनके साथ आपके द्वारा किया जाने वाला बर्ताव, वो आपके जीवन को रूपांतरित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, आपके जीवन को बदलता है। आप वो नहीं रह जाते जो यात्रा पूर्व थे, यात्रा पश्चात आप कुछ और हो जाते हैं। तो इसलिए यात्राओं का अलग महत्व था। जब आप 1 महीने की यात्रा करते हैं, उसमें 300 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो सभी तरह के भय से आप मुक्त हो जाते हैं, सभी तरह के लोभ से आप मुक्त हो जाते हैं। गुंजी तक जाते जाते आपको मृत्यु के दर्शन हो चुके होते हैं। भारत सरकार पहले ही डेथ सर्टिफिकेट पर आपके साइन करा करके रख लेती है कि अगर आप नहीं आ सके तो घर वाला कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। तो ये भारत सरकार का एक अपना एक सिस्टम है, और वो इसलिए कि वहाँ से लाया जाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ कुछ एग्रीमेंट्स इस तरह के होते हैं, और लगभग 3 दिन, जैसे ही आप लिपुलेख दर्रा पार करते हैं, तकलाकोट पहुँचते हैं, उसके बाद जो है डोलमा पास और कैलाश की परिक्रमा, और वापस जब आप तकलाकोट तक नहीं आ जाते, धारचूला तक, तो लगभग वो 3 दिन ऐसे हैं, 3 से 4 दिन, जिनमें आप और परमात्मा ही बस आपके रक्षक होते हैं। अगर उसमें आपको मोच भी आ गई तो कोई आपका रखवाला है नहीं, बस वो उन दिनों, और वो ऑक्सीजन होती नहीं है। तो बड़ा वो थोड़ा सा एक अजीब अनुभव है, और वो जो जीवन मृत्यु का अनुभव है वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आपको बहुत सारे सत्य के दर्शन होते हैं। डोलमा पास के बाद जब वायु विरल हो जाती है, ऑक्सीजन होती नहीं है, और -40 -30 में आप जर्नी करते हैं और 2-1 दिन उस परिधि में रहते हैं, 1 से 1.5 दिन उस परिधि में रहते हैं, तो आपको पूरे संसार के दर्शन हो जाते हैं और अपने जीवन के सभी उद्देश्यों के दर्शन हो जाते हैं। अब ये तो हुआ आपके मन मस्तिष्क, यानी कि बॉडी माइंड सोल के जो प्रयोग हैं, यही तो आपको परिमार्जित, धार्मिक और श्रेष्ठ इंसान बनाते हैं। यही तो आपके जीवन को सच्चे अध्यात्म की ओर उन्मुख करते हैं। और अगर ये शॉर्टकट हुआ कि आपको बैठाया किसी हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में और ऊपर से आपको कोई दर्शन करा दिया दूर से, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आप उन अनुभवों से, उन आवेगों से, उन मनोभावों से, उन अनुभवों से 2-4 हो ही नहीं पाएंगे जो आपके जीवन को बदलने वाले थे। एक यात्रा का जत्था सिक्किम की तरफ से भी जाता है, नाथुला पास से। हम गए थे लिपुलेख से, जो ये नेपाल और तिब्बत के तरफ से जो एंटर करते हैं, और वो तिब्बत का अधिकृत क्षेत्र जो चीन ने अपने अधिकार में लिया हुआ है, वहाँ से प्रविष्ट हुए थे। लेकिन उसी समय एक जत्था नाथुला से गया हुआ था सिक्किम की तरफ से। वो बुजुर्गों के लिए एक यात्रा का प्रावधान भारत सरकार ने किया था, और उसमें ज़्यादातर यात्रीगण जो थे वो बस में बैठ करके यात्रा करते हैं, और वहाँ मानसरोवर झील तक उनको यात्रा करा के, और वो दूर से ही फिर वो कहते हैं ये है मानसरोवर झील और वो है कैलाश पर्वत, और वहाँ से उनको फिर वापस कर लेते हैं। तो वो बस में बैठे जब एकदम से सीधे -20 में उसमें उतरते हैं, तो ज़्यादातर उनके स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। हम उस जत्थे में आए हुए लोग भी उसी स्थान पर रुके थे जहाँ कैलाश मानसरोवर झील पर 2 रातें हमने बिताई थी। झील पर ही रुके थे हम, और वहाँ के अनुभव बिल्कुल अद्भुत थे। लेकिन जब वो उतरे तो वो एक अजीब सी जो हमारे जत्थे में 49 लोग थे, जो अभी हमारे इसमें चर्चाओं में भी लोग उसमें से काफ़ी शामिल रहते हैं, हमने ग्रुप बनाया हुआ था,
उस समय की यात्रा का, वो सारे के सारे लोग परिवार की तरह भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा के पथ के लोग थे। कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। तो इन 10 वर्षों में सभी के सुख दुख में, सब चीज़ों में वो शामिल होते रहे हैं। तो जो नीलम जी आती हैं वो उसी जत्थे में थी, जो ओम प्रकाश आते हैं वो उसी जत्थे में थे, जो कैलाश आती हैं वो उसी जत्थे में थी। तो बहुत सारे जन हमारे साथ अभी उसमें संबद्ध हैं। तो वो उन लोगों के अनुभव ये थे कि हम जब झील पर उतरे हैं तो हमारा सर भारी है, हमारी आंखों में दुखन हो रही है, हम रोशनी देख नहीं सकते, हमारे रेटिना पर जोर पड़ रहा है, हमें सांस फूल रही है, हमें ठंड लग रही है। मतलब वो उन्हें कुछ हो रहा था और ज़्यादातर कमरों में बैठे थे। इसके विपरीत जो हम लोग 200 किलोमीटर पैदल चलकर गए थे और उससे 15 दिन पहले से हम पैदल चल रहे थे, हमारे शरीर एक्यूमुलेट हो गया था। उसने वहाँ के तापमान, शरीर के सिस्टम ने एडजस्ट कर लिया था 15 दिनों में। एक्चुअली 21 दिन में शरीर जैसा चाहे वैसा हो सकता है। हमारे शरीर की अपनी संरचना है, इसलिए इसको बड़ी खूबसूरती से 21 से 30 दिनों में इस यात्रा को पिरोया गया था। तो इसमें 300 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। तो वो जो आप रोज 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर थक करके बिल्कुल आप जहां आपको जो भी आसरा मिला उसमें आप सोते हैं, उस प्रकृति के साथ रहते हैं, वैसे ही बना हुआ भोजन करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन आपको बॉडी माइंड सोल के लेवल पर बिल्कुल डिफरेंट करता है। जब हम उस यात्रा पर गए थे तो उसमें हमारा अपना निजी कुछ हमारे भी संकल्प थे, वो लगभग पूर्णता की ओर पूर्ण ही हो गए हैं लगभग सब। बस ये भारत में मैंने कहा था कि हम वीज़ा लेकर के दोबारा नहीं आएंगे, या आप अपने देश में आइए, यही हमारी मांग है, और हमें कुछ मांगने नहीं आए हैं कैलाश में। ये हालांकि किसी को मनौती बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप तो परिवार के लोग हैं। मेरी अपनी निजी इच्छा यही थी कि मैं अगली बार जब आपके दर्शन करूंगा तो वीज़ा लेकर के नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ चाइना का जिस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ के यात्रियों के साथ होता है और वो जिस तरह से हैरेसमेंट करते हैं, वो बड़ा बहुत कष्टकारी है, ठीक नहीं है। और ख़ास तौर से बुजुर्ग जन थे उसमें, हमारे साथ कुछ लोग 65 और 70 को टच करने वाले लोग थे। तो वहाँ वैसे ही आप विदाउट ऑक्सीजन चल रहे होते हैं और उसमें थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं। तो ये जीवन और मरण की यात्रा थी, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने सारे जीवन के काज, सारी जिम्मेदारियां, सारे शादी विवाह, ये वो अटरम पटरम सब निपटा करके इस यात्रा पर जाते थे कि अगर लौट आए तो वजीफा है, और वहीं रह गए तो कोई बात नहीं, तभी परमात्मा के चरणों में हम हैं। क्योंकि वहाँ से डेड बॉडी वापस नहीं आती है, वो डेड बॉडी वहीं जो डोलमा पास जो मैंने बताया, उस एंटर लिपुलेख के बाद आप एक तरह से परमात्मा के हवाले हैं। और 3 दिन ऐसे बीतते हैं वो कि उन 3 दिनों में अगर कुछ भी होता है तो मुश्किल होती है। एक कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, हमसे पहले जत्थे में थी वो। तो वहाँ चाइना सरकार ने जेसीबी से उठा करके उनकी बॉडी इधर लिपुलेख की तरफ डाल दी कि किसी को ले जाना हो तो ले जाइए, वरना तो हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो खैर वो एक बड़ा अधिकारी थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से उसको रेस्क्यू करके और हल्द्वानी में उसको लैंडिंग करा के इस तरह से डेड बॉडी मंगाई थी। तो उसमें ज़्यादातर पहले कैजुअलिटीज़ होती थी, लेकिन जो सरकार जत्था चलाती है, सारी यात्राओं में सरकारी यात्रा करनी चाहिए, सबसे अच्छी होती है। एक नेपाल का कोई ग्रुप था, गोरखपुर के, और उस जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है वहाँ के कुछ लोग, जिनमें कुछ एमएलए भी थे और लोग भी थे। वो बाद में हमें कोई धारचूला में बैठा मिला, कोई कहीं मिला। उनके साथ ठगी हुई बहुत बड़ी। उनसे लोगों ने उनके पासपोर्ट भी ले लिए, उनसे पैसा भी ले लिया। नेपाल ले जा करके होटल में जहाँ बैठ करके उनको खाना खिला रहे थे, वहाँ चूँकि 901 रुपये के आसपास, 901 डॉलर उनकी फ़ीस होती है, जो वहाँ वीज़ा फीस, जो एंट्रेंस फीस लेते हैं वो चाइना प्रत्येक यात्री से लेते हैं। तो अब आप लगा के चलें कि लगभग ये कितना हो गया, 1 लाख के रुपए के करीब वो फीस लेते हैं वहाँ, एंट्रेंस फीस हर यात्री को देनी होती है। वो पैसा भी उन्होंने बटोरा और फिर वो गायब हो गए। तो अब हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि कभी भी जो नेपाल के बहुत सारे टूर ऑपरेटर करते हैं, कोई और प्राइवेट टूर ऑपरेटर करते हैं, उनके पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और किसी प्रकार की भी कोई कैजुअलिटीज़ हो जाए तो उसमें जिम्मेदारी भी नहीं होती है। तो कैलाश वो ले जाते हैं झील तक, झील पर हेलीकॉप्टर से उतारते हैं, कहते हैं ये है झील, ये है मानसरोवर, और सामने करिए कैलाश के दर्शन और लौट जाइए। लेकिन ये कैलाश मानसरोवर नहीं हुआ, ये अधूरा रह जाता है। वो झील से लेकर के जब पैदल आपकी यात्रा चलती है, वो यमद्वार से जहाँ नचिकेता का संवाद हुआ था यमराज के साथ, वो अद्भुत अनुभव है। और जब उस द्वार से नीचे से आप गुजरते हैं तो आप मृत्यु के ही दर्शन कर रहे होते हैं। तो वो जो मौत का दर्शन है वो आपके जीवन को प्योरीफाई कर देता है। और हमने भी अपने निजी संकल्प में यही किया था कि अगर हम इस यात्रा से सकुशल वापस आएंगे तो उसके बाद पूरा जीवन परमात्मा के लिए और परमार्थ के लिए ही हमारा होगा। फिर हम उसके बाद ना हमने कोई जॉब किया, ना हमने कोई काम किया, ना कभी करेंगे जीवन पर्यंत। कोई हमने धनोपार्जन की दिशा में
हमें कुछ भी नहीं किया कि जिससे ऐसा लगता हो कि वो हम इस उसमें, ये हमारे व्यक्तिगत एक संकल्प था कि अगर ठीक है तो ये एक बात हमारी थी, तो वो हमने उस तरह से किया। तो मेरा परामर्श आपको ये है, इतनी बात सुनाने का उद्देश्य ये है कि यात्रा भारत सरकार जो कराती है वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी कराती है। और हमारी आर्मी हमारा कैसे ख्याल रखती है ये आपको देखने को मिलेगा उस यात्रा में। जब गुंजी पहुंचेंगे, गाला पहुंचेंगे, सिरखा पहुंचेंगे और वह नवी ढांग में और ओम पर्वत के आप दर्शन करेंगे। ये ऐसे हमें हाथों पर, हमें गोद में लेकर चलते हैं हमारे सैनिक। वहाँ जो हमारी बहनें बेटियाँ जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, वो दिन में आपको बंदूक लेकर के आपको रेस्क्यू करेंगी, आपको सिक्योर करेंगी, आपके साथ चलेंगी। और शाम को वो कुर्ता पहन करके और अपना सलवार सूट पहन करके, पजामा पहन करके जो हमारे सैनिक हैं, वो भाई और बहनें और बेटियाँ, वो शाम को वहाँ आपको कीर्तन करेंगे मंदिर में बैठ करके। वहाँ एक महिषासुर मर्दिनी का बहुत शानदार मंदिर है गुंजी के पास, बहुत अच्छी सिद्धपीठ है वो। तो वहाँ वो आपको खाना खिलाएंगे। और जब लौट करके वापस आते हैं तो ITBP की तरफ से और आर्मी की तरफ से बड़े खाने होते हैं। जाते समय भी अच्छा खाना देते हैं और पूरे आन मान और शान के साथ आपको लेकर चलते हैं। वो पूरा अपना पराक्रम दिखाते हुए, तलवारें भांजते हुए, अपना जैसे आप 26 जनवरी की झांकी देखते हैं ऐसे आपके जत्थे को लेकर चलते हैं बैंड बाजे के साथ। वो रोमांचक अनुभव हैं। और फिर बहुत अच्छा खाना, पूरा मेडिकल चेकअप, सारी सिस्टम ये सेना करती है। और आपको देखने को पता चलता है कि सेना हमारा कितना ख्याल रखती है, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल जैसे गोद में लेकर चलते हैं एक यात्री को, ऐसा होता है। और वो लिपुलेख जहाँ हमारा अंतिम सीमा बॉर्डर था, लेकिन अभी मुझे पता चला है, हमें पता था, मतलब कोई हमें सरकारी वो नहीं है, लेकिन हमारी अपनी कुछ स्थितियाँ हैं, उनसे ज्ञान होता है कि लिपुलेख से आगे तक आप मानकर चलें कि जो तकलाकोट है, जो चाइना के अंडर में था, वहाँ तक हमारी सड़क बन गई है, वहाँ तक सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। और इस कार्यकाल में जो मोदी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, कभी भी ये आपको पटाक्षेप मिलेगा किसी भारत में अयोध्या, मथुरा और काशी नहीं, ये तिब्बत में होने वाला कैलाश भी अब आपके लिए स्वतंत्र हो गया है और बिना वीज़ा के आप वहाँ यात्रा करके आ सकेंगे, बस में बैठ करके, जैसे आप बाकी जगह की यात्राएं करते हैं। तो वो बड़ी अद्भुत यात्रा है। और उसमें तिब्बत के कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको ऐसे अनुभव होंगे, वो अनुभव एक्चुअली जीवन बदलते हैं। वहीं से आपको एक श्रेष्ठता का संस्कार मिलता है। और अगर आप उसे शॉर्टकट में करेंगे तो वो कट हो जाएगा, वो फिर आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। आप एक जैसे बहुत सी यात्रा करके पिकनिक बना के आ जाते हैं, उस तरह से रह जाएगा। तो और बहुत सेफ और सिक्योर्ड होता है, बहुत अच्छे से सरकार लेकर चलती है और एक कदम कदम पे आपका ध्यान रखती है। अभयाम भज रे